हेलो, मैं सीए वैभव गुप्ता। हम लोग एसआईएफ का जो लास्ट सेशन किया वहाँ तक हमने ओवर द काउंटर या एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं उनका एक समराइज वर्जन लिया था। आज हम उन्हीं टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनको कवर करेंगे जिससे कि वो लोग इन डेप्थ में जाएं। नेक्स्ट क्लास से शायद हम लोग मॉक की तरफ जाएं। मैं आपको सामने कुछ मॉक्स कराऊं जो इम्पोर्टेंट होंगे और अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में जाके इजीली पास आउट होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ फ्यूचर वो कैसे समझाऊंगा, ये मैंने एक एग्जांपल रेडी किया हुआ है। ये मैं आपको गोल्ड के एग्जांपल समझाऊंगा, ऑल्दो हम करेंसी समझ रहे हैं बट करेंसी थोड़ा दिमाग में धीरे बैठता है इन कंपैरिजन टू जो चीज़ें हमने देखी हुई है नॉर्मल लाइफ में। तो मैं गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। अब मैंने किया क्या, फ्यूचर होता क्या है और अंडरलाइन क्या होता है। फ्यूचर बनता क्या है अपने अंडरलाइन से। अंडरलाइन को ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो अंडरलाइन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोल्ड, दिस इज गोल्ड बार। तो अंडरलाइन हो गया कोई ओरिजिनल चीज, लाइक गोल्ड, लाइक शेयर, कुछ भी चीज जो ओरिजिनल है, जो हम बाय करके अपने पास ला सकते हैं। अपने आप शेयर अपने डीमेट अकाउंट में लाए, गोल्ड आप ऑथराइज हो कि आपने 1 किलो गोल्ड लिया था, वो 1 किलो गोल्ड की ओरिजिनल वैल्यू आपको मिल सकती है। तो उसको बोलते हैं अंडरलाइन। तो गोल्ड, अब गोल्ड क्या है, एक एसेट है। इसका मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है क्वांटिटी 1 kg। इसका रेट लिया है इजी रहने के लिए 10 लाख, लाइक 1 करोड़ फॉर 1 kg। तो आप मान सकते हो हर 10 ग्राम मैंने मोटा मोटी 1 लाख का रेट माना है। तो अगर किसी को 1 लाख गोल्ड खरीदना है तो उसको 1 करोड़ रुपए ओरिजिनल मार्केट में देने पड़ेंगे। अभी आप अंडरलाइन साइड ही समझिएगा, उसको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो हो गया अंडरलाइन। अब कोई बंदा कहता है कि मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्या स्ट्रेस नहीं चाहिए, मेरे को गोल्ड लूँ अपने घर पर लाऊं, फिर उसको सेल आउट करना पड़ेगा तो उसके लिए रखूं। ऐसा करने के लिए मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अगर उसको स्ट्रेस नहीं चाहिए तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अब कोई इंसान स्ट्रेस लेना नहीं चाहता कि मेरे को गोल्ड लाऊं अपने घर पर रखूं 1 करोड़ रुपए दो। मार्केट में इसका फ्यूचर अवेलेबल है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि मेरे को एक्चुअल गोल्ड नहीं चाहिए, मुझको गोल्ड के इक्विवेलेंट पोजीशन चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट में मैं आज 1 करोड़ गोल्ड लेके आ रहा हूँ, ये इंटेंशन से लेके आ रहा हूँ कि वो 1 करोड़ 10 लाख का हो जाए, मैं उसे मार्केट में बेच दूँ। तो एक तरीका है मैं गोल्ड लाऊं अपने घर पर रखूँ, 1 करोड़ 10 लाख का जब 10% वैल्यू बढ़ जाएगी मैं मार्केट में जाके बेच दूँ। उसके लिए मेरा क्या क्या लगेगा, जेब से मेरा 1 करोड़ रुपये लगेगा। मैं मार्केट में जाऊँगा, मैं आऊँगा, वो लगेगा। मैं उसकी सिक्योरिटी रखूँगा, गोल्ड को अच्छे से रखना है, सेफ में रखना है, बैंक लॉकर में रखना है, उसका भी एक खर्चा है वो लगेगा। अब मैं कहता हूँ मेरे को इन चीज़ों को अवॉइड करना है और मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ मेरे पास 1 किलो का गोल्ड आ जाए। तो उसी के इक्विवेलेंट एक फ्यूचर हम लोग बाय कर लेंगे। वो फ्यूचर का होगा क्या, वो एक्चुअल में गोल्ड नहीं होगा आपके पास। आपने मार्केट में जाके किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या सादा भाषा में बोले शर्त लगा ली कि मेरे को 1 किलो का गोल्ड मैंने बाय कर लिया। अब सादा भाषा में शर्त बोला है तो शर्त में एक समस्या है मार्केट में जाकर, कि आपने बोला और वो करोड़ की जगह गोल्ड हो गया 1 करोड़ 20 लाख का, और आप उस दिन उस आदमी के पास वापस गए। अब आपने कहा मुझे अपनी शर्त वापस लेनी है, मुझे 1 करोड़ 20 लाख का शर्त था, 20 लाख वापस दे दो, क्योंकि मेरा 1 करोड़ के ऊपर का जितना बनता था आपको देना था, 1 करोड़ के नीचे जितना बनता था मुझे देना था। वो आदमी आपको मना कर सकता है। इस वर्ड को याद रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ये ओवर द काउंटर में हमेशा रहते हैं जैसे मैंने अभी बोला, बट अब जैसे हम इसको स्टैंडर्डाइज मार्केट की तरफ आएंगे, स्ट्रक्चर मार्केट की तरफ आएंगे, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज, इधर काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाता है। एक्सचेंज क्या है, एक गवर्नमेंट के द्वारा बॉडी बनाई गई जिसमें जिसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट करने हो अपनी किसी भी वजह से, किसी हो सकता कोई ज्वेलर हो सकता हो कोई स्पेकुलेटर हो कि सीधा मेरे को शर्त ही लगानी है, तो वो आए यहाँ पे अपना एक
वो दोनों पार्टियों से, जो लोग शर्त लगा रहे हैं या जो लोग बैटिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उनसे दोनों से कहेगा चलो तुम लोगों ने 1-1 करोड़ की शर्त लगाई, तुम भी मुझे को कुछ पैसा दो, तुम भी मुझे एक पैसा दो, और अगर ये 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, मैं उसमें से पैसा उठा के तुमको दे दूंगा। 80 लाख हो जाएगा तो तुमको दे दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल दोनों से उसने 30-30 लाख रुपए ले लिए। अब होगा क्या, जैसे जैसे गोल्ड मान लो 10% बढ़ा, तो वो आदमी कहेगा, बीच वाला एक्सचेंज बैठा है, वो कहेगा मुझे और पैसा दो, क्योंकि मुझे हो सकता है कि ये लॉसेस और बढ़ जाए, तो मुझे और कवर करना रहेगा। तो उसमें होता क्या है, जैसे ही किसी के फेवर में शर्त जाती है, यानी जिसने 1 लाख रुपए में गोल्ड खरीदा, अब 1 करोड़ 5 लाख हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में गोल्ड खरीदा, तो 5 लाख रुपए एक्सचेंज इंसान को अगले दिन दे देता है। किससे लेता है? जो शर्त हार रहा है, उससे 5 लाख रुपए लिए और उठा के उसको दे दिए जो जीत रहा है। दोनों का मार्जिन जमा करके रखा है। मार्जिन यानी एक टोकन मनी, जिससे वो दोनों की ऑब्लिगेशन को सेटल करेगा, और रोज जो भी बढ़ेगा या गिरेगा उसका वो एक दूसरे को पेमेंट देगा। उसको बोलते हैं M2M मार्जिन, जो T+1 यानी अगले दिन मिल जाता है, फेवर वाले को देना पड़ता है जो उसके अनफेवर में रहा। अब मैं वापस आता हूँ, मैं आपको टर्म्स सिखा रहा हूँ। एक मैंने ओवर द काउंटर सिखाया, एक मैंने इनिशियल मार्जिन बोला, जो टोकन अमाउंट एक्सचेंज ने रखा उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। तो एक्सचेंज में क्या क्या आ जाएगा? इनिशियल मार्जिन, ओवर द काउंटर रिस्क नहीं रहेगा। तीसरा M2M मार्जिन, ये एक्सचेंज लेता है। जो मैंने इनिशियल मार्जिन बोला, इनिशियल मार्जिन में एक होता है वार, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। इसको मोटा मोटी अगर हम दिमाग से समझें, वो क्या होता है, एक्सचेंज की एक स्टैटिकल कैलकुलेशन है। इसके ऊपर वो सोचता है कि एक कमोडिटी उससे ज़्यादा नहीं गिर सकती, तो वो उतने अमाउंट का मार्जिन ले लेता है। उसको इनिशियल मार्जिन प्लस वार बोलते हैं, वैल्यू एट रिस्क। इनिशियल मार्जिन एक टोकन मनी प्लस एक रिस्क का मनी, जिसके नीचे एक्सचेंज मानता है नहीं जाएगा, प्लस, मतलब ऐसा होता है ना, रात को मार्केट बंद होगा, सुबह मार्केट खुलेगा, तो इस बीच में एक्सचेंज को वो मार्जिन रखना पड़ेगा वैल्यू एट रिस्क का, कि सुबह होते ही, क्योंकि उसको वो ऑब्लिगेशन ऑनर करनी है। काउंटर पार्टी रिस्क एक्सचेंज में है नहीं, क्योंकि जब मैं शर्त ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सचेंज को जानता हूँ, जो पार्टी अगला शर्त लगा रहा है मैं उसको नहीं जानता हूँ, तो मुझे अपना पैसा एक्सचेंज से चाहिए। तो ये एक्सचेंज का काम है। अब वापस आते हैं, लोग फ्यूचर क्यों करेंगे। अब मैंने कहा, मेरे को आप रिकॉल करो, मेरे को कुछ हेडिक्स थी। मेरे को 1 करोड़ रुपए लगाना था, मार्केट में लेने जाना था, उसकी सिक्योरिटी रखनी थी, फिर बेचने जाना था। इस पीरियड में मुझे गोल्ड की प्योरिटी भी चेक करनी थी। ऐसा ना हो किसी को मैंने 1 किलो का गोल्ड लिया, उसमें हो सकता है प्योरिटी का इशू हो। तो ये चीज़ें इशू थी। तो मैंने क्या किया, किसी से बैट लगाई। अब मैं बैट आ रहा हूँ स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक्सचेंज में गया। एक्सचेंज में मैंने एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ ईजी के लिए, मंथली भी होते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लिया। सेम क्वांटिटी का लिया, 1 kg एंड 1 kg। और इधर क्या होता है, जो मैंने बोला ना टोकन मनी, फॉर एग्जाम्पल ये 10% है, 10%। तो 10% की कैलकुलेशन कितनी आती है? 1 करोड़ पे 10 लाख। तो एक्सचेंज क्या बोलेगा, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए। 1 करोड़ तो मैं तब लेता जब आपको गोल्ड खरीदना होता। आप तो यहाँ शर्त लगाने आए हो, तो आप तो टोकन मनी दे दो। अब 1 लाख के ऊपर जितना जाएगा, एक्सचेंज फेवर वाली पार्टी को उतना पैसा देता जाएगा। किससे लेके? जो हार रहा है, उसको बोलते हैं M2M। ये तो हमेशा जमा रहेगा, प्लस इसके साथ साथ एक M2M मार्जिन भी आता है। वो होता है डेली बेसिस पे, जब भी मार्केट ट्रेड करेगा, जिसके फेवर में होगा उसको मिलेगा, जिसके इन फेवर में होगा वो देगा। अब आप एक सीखना, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लग रहा था, यहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपए लगे, तो लोगों का दिमाग चलेगा, मैं यहाँ आऊँ क्यों भाई साहब, जब यहाँ 1 करोड़ रुपए लग रहा है, 10 लाख रख रहा है, तो मैं अपना 90 लाख रिमेनिंग जो है वो एक बैंक में डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री बैंक मान लेते हैं कि सरकार को भी पैसा दे दिया और 5% साल का कमा लेता हूँ। 90 लाख का 5% भी 4.5 लाख रुपए होता है। तो कोई भी सोच सकता है कि ये चीज़ तो कभी करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी लाइफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ रिस्क है नहीं, काउंटर पार्टी प्योरिटी किसी भी चीज़ का। उसके साथ साथ एक बड़ा एडवांटेज क्या है कि मुझे अपना पूरा अमाउंट का 1 करोड़ रुपए नहीं देना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ 10 लाख देना पड़ रहा है। तो उस केसेस में लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की तरफ आते हैं, यानी फ्यूचर को और प्राइस देते हैं। अगर कोई चीज़ 1 करोड़ की है, तो उसको कहेंगे नहीं साहब, हम इसका प्राइस 1 करोड़
1 लाख करते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा के 1 करोड़ 2 लाख करते हैं, 1 करोड़ 3 लाख करते हैं, 1 करोड़ 4 लाख करते हैं। मैंने इधर बाकी चीज़ों को इग्नोर किया है, सिर्फ एक ही चीज़ को पॉइंट रखा है 90 लाख, उसके बाद ये रेट निकाला है। मार्केट में और भी चीज़ें होती हैं, बट मैंने सब्सटेंशियल चीज़ पकड़ी है। मार्केट में क्या होती है, गोल्ड की अगर शॉर्टेज है तो फ्यूचर पहले जान जाता है कि ये बढ़ने वाला है क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, तो प्रीमियम यहाँ आने लगता है। क्योंकि मार्केट में लेने जाएंगे ना, ये पहले ही इन्फ्लेटेड हो चुके हैं। मार्केट में 1000 kg गोल्ड चाहिए, और जब हम इसको 1000 kg गोल्ड खरीदने जाएंगे तो हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू 1 करोड़ ना रह के 1 करोड़ 2 लाख हो जाए। ये फ्यूचर समझता है। तो जैसे ही फ्यूचर में 1000 किलो की ट्रेडिंग होने लगेगी, क्योंकि जिस इंसान को यहाँ ट्रेड करना है वो दिमाग लगाएगा यहाँ से 1000 किलो ले लो, यहाँ प्राइस भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्राइस और बढ़ जाएंगे। सेम चीज़ होती है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है मार्केट में। अगर 1000 किलो ओरिजिनल में बिकने लगेगा तो ये प्राइस 98 लाख की हो जाएगी। बट फ्यूचर में पहले कोई बेचने आ गया तो ये पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। तो मेरा कोरिलेशन इससे था। अभी हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, डिमांड सप्लाई एक्सेट्रा, सिर्फ एक पॉइंट को रखते हैं 90 लाख रुपए, कि मेरे को 90 लाख रुपीज़ अगर मैं मार्केट में, अगर 90 लाख रुपीज़ में मार्केट में एफडी कर देता या इंटरेस्ट फ्री में पैसा लगा देता तो मुझे साल भर में 4.5 लाख रुपए मिलते। अब नया भाव क्या हो जाएगा, इंसान कहेगा सर जी 1 करोड़ यहाँ दो या 1 करोड़ 4 लाख 50 यहाँ दो तो बात बराबर है। तो जब भी आप फ्यूचर देखेंगे, ऑल तो दोनों एक ही चीज़ है बट प्राइसेस आर डिफरेंट। इसी को बोलते हैं अ डेरिवेटिव विच इज अंडरलाइन ऑफ समथिंग। तो ये हो गया डेरिवेटिव, जो कॉन्ट्रैक्ट या शर्त लगी उसका नाम है डेरिवेटिव। किसके अगेंस्ट शर्त लगी वो है अंडरलाइन, और इन दोनों के भाव में अंतर क्यों होता है वो है रीजंस। अब मेरे हिसाब से फ्यूचर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जब दिमाग में आता है ना तो फ्यूचर क्या होगा, टेंस इंग्लिश वर्ड याद आता है। फ्यूचर का सीधे संबंध है एक फ्यूचर में एक सिनेरियो जिसके ऊपर एक बैटिंग शर्त या लोग अपनी पोजीशन को हैच कर रहे हैं, और उसमें क्या रेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो चीज़। अब मान के चलिए इसमें रेट की मिस प्राइसिंग कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। मान लो यहाँ 1 लाख 4 की जगह 1 करोड़ 8 लाख प्राइस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा कि 1 करोड़ 8 लाख प्राइस हो गई, और यहाँ 1 करोड़ है। इसका मतलब मार्केट क्या सेंटिमेंट कर रहा है, 4.5 लाख तो आपको दिख रहा है कि ये उसका है रिस्क फ्री इंटरेस्ट का फर्क, बट स्टिल फर्क दिख रहा है 3.5 लाख। लोग यहाँ फिर भी आके क्यों बाय कर रहे हैं और इधर नहीं कर रहे? सिंपल रीजन है, जो लोग मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला, और जिनको बहुत बड़ी पोजीशंस में गोल्ड खरीदना है, यानी छोटे वाले को तो यहाँ चला जाना चाहिए इस सिनेरियो में, इसको 1 किलो 2 किलो लेना है। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम बोले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या जिनको बोले जिनकी पोजीशंस हैं, बड़े ज्वेलर्स जिनकी पोजीशन है। मान लीजिए आज उनके पास से उन्होंने 1000 किलो गोल्ड सेल कर दिया। अब उनको डर क्या है, वो 1000 करोड़ क्या करते हैं ट्रेडिंग में, आज सेल करेंगे कल वापस बाय करने जाएंगे। तो उनको ये है, उनको दिख रहा है मार्केट में शॉर्टफॉल है, उनको दिख रहा है कल का भाव 1.8 हो सकता है, क्योंकि मार्केट में गोल्ड है नहीं। और शॉर्ट टर्म में गोल्ड उनको पता है कल मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खोलेगा, फिजिकल मार्केट। तो वो लोग क्या करेंगे, आज ही इसकी पोजीशन शाम को 8:30 बजे 9 बजे ये दिखाने लगेंगे। तो व्हाट इट मीन्स, फ्यूचर ऑल दो चलता तो अंडरलाइनिंग से है, फ्यूचर ऑल दो चलता तो अंडरलाइन के साथ है कि एंड ऑफ द ईयर जो इसका भाव होगा, बिल्कुल एंड में जाकर, मान लीजिए 31 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 31 दिसंबर को इनका भाव खत्म होता जाएगा, इट विल कम टू दिस प्राइसिंग ओनली। क्योंकि क्या क्या खत्म होने लगेगा, एक तो दोनों के बीच में पैसा लगाने का गैप खत्म होने लगेगा। पहले एक साल में जितना पैसा लगाते थे, मान लीजिए 31 दिसंबर आ गया तो कोई ये इंटरेस्ट का कोई गेन, एक दिन का गेन दिखेगा ना कि एक साल का। यहाँ पर 1 करोड़ लगाना है एक दिन के लिए, यहाँ पर 10 लाख लगाना है एक दिन के लिए, तो एक ही दिन का तो ब्याज का इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। तो ये सारी चीजें, ऑल दो फ्यूचर चलता तो अंडरलाइनिंग में, एंड एट लास्ट इट मैचेस अंडरलाइन प्राइस। 31 की क्लोजिंग पे ये वाला प्राइस इस पे होगा। बट एक चीज कह सकते हो,
अंडरलाइनिंग इनडायरेक्टली गेट अफेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा होता है फिजिकल के। तो कभी भी आप फ्यूचर देखो तो आपको ये चीज एहसास होना चाहिए कि ये इसके फ्यूचर की बात कर रहा है। करंट सिनेरियो में वो चीज हमेशा सही नहीं होगी। आई एम टेलिंग फिर से एक चीज, मान लीजिए 1 करोड़ 8 लाख है, बट सेंटिमेंट 1 करोड़ 8 लाख है, इसका मतलब ये नहीं है फिजिकल यहीं जाएगा। आज के सिनेरियो में ये समझ में आता है फिजिकल है, सिनेरियो चेंजेस एवरी सेकेंड, सो फ्यूचर प्राइसेस ऑल्सो चेंज एवरी सेकेंड। हो सकता है अगले ही पल ये डिस्काउंट आ जाए, 1 करोड़ 4 लाख भी ना बचे, 1 करोड़ 3 लाख आ जाए। मार्केट में पहले इंटेंशन था कि डिमांड आने वाली है, अब कहीं से खबर आती है कि चाइना तो का सेंट्रल बैंक तो सोना बेचेगा, यूएस का भी बेचेगा, वो इसको बेचकर कुछ भी करेंगे लेकिन इसको सेल करेंगे। मार्केट सेंटिमेंट चेंज सेकंड, अनदर डे इट कैम डिस्काउंटेड, यानी ये भी नहीं दे रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि देख रहा है वहां पर 99 होने वाला है, वहां पर 98 होने वाला है। तो आई थिंक दोनों को मैंने क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया। अब जब मैं करेंसी समझाऊंगा इट विल बी सेम लाइक दिस। अंडरलाइंग फॉर एग्जांपल एक डॉलर हो गया। अब डॉलर फ्यूचर में मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख डॉलर मेरे को आने वाले हैं यूएस से। अब मुझको ये डर रहेगा, करेंसी थोड़ा डिफरेंट काम करता है, काम यही करेगा, वो चलेगा ओरिजिनल से, बट उसमें मेजर काम स्पेकुलेशन का नहीं होता है जैसे इसमें होता है कि मेरे को लगा शर्त। वहाँ पे प्योर अगर बोलूँ 90% 80% तो टोटल करेंसी का वॉल्यूम है पूरी दुनिया में, वो हेजिंग के लिए है, ना कि स्पेकुलेशन के लिए। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी है, ये है फ्यूचर करेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डॉलर है। सिचुएशन क्या है कि मुझको 2 महीने बाद, एक एक्सपोर्टर है चावल का, उसने कहीं एक्सपोर्ट किया हुआ है, राइस का एक्सपोर्टर है, 1 लाख डॉलर उसको आने वाले हैं। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। अब उस राइस के एक्सपोर्टर को चिंता क्या है, 2 महीने बाद उसका सीजन भी होगा इंडिया में, उसने भी माल बेचा है, सीजन का मतलब वो फार्मर से बाइंग करेगा। तो उसे 2 महीने बाद हिंदुस्तान में या इंडिया में से क्या चाहिए? रुपी, जो वो वापस किसानों को देगा, खेती करेंगे, बीज करेंगे, ये सब करेंगे, सैलरी देगा। इन सब की उसको चिंता सता रही है कि उसने अपने सीजन टाइम में राइस बेच दिया, वहां से कॉन्ट्रैक्ट है कि उधार पे लेते हैं, 2 महीने बाद डॉलर देते हैं, क्योंकि डॉलर टर्म्स में ही बेचेगा जब एक्सपोर्ट किया है तो। रुपी टर्म्स में बेचा नहीं, रुपी टर्म्स में बेचा होता तो दिक्कत ही खत्म थी। रुपया उसको आज तय था, जो रुपया आज मान लो उसने रुपये टर्म्स में बेचा होता, जैसे इंडिया में किसी ने मान लो 100 रुपए किलो चावल बेचा है, तो 2 महीने बाद भी उसे 100 रुपए किलो के हिसाब से रुपी मिलेगा। बट अगर वह डॉलर के हिसाब से बेचा है तो प्रॉब्लम क्या आएगी इंडिया में, जब डॉलर आएगा उस दिन उसकी प्राइस क्या होगी, उससे उसका रुपी के कलेक्शन में फ्लक्चुएशन में उसको प्रॉब्लम होगी। तो सिचुएशन क्या है, 2 महीने बाद उसको 1 लाख डॉलर आना है। आज की प्राइस, इसको बोलते हैं स्पॉट, जो एक्चुअल डॉलर की प्राइस होती है। अगर हम हार्ड डॉलर लेके जाएं तो उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल वो 80 है, तो अगर कोई इंसान सोचे आज ही उसके पास 1 लाख डॉलर होते तो उसको कितने मिल जाने थे? 80 लाख रुपए, यानी 80 लाख रुपीज। अब उसके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि वो रुके 2 महीने, 2 महीने बाद जो डॉलर है उस दिन जो स्पॉट प्राइस हो उस दिन बेच दे, पहला ऑप्शन। अब जिसमें उसको एक रिस्क है कि मान लो ये 80 से 75 आ गया तो उसको 5 लाख रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि आज उसकी मैथ बोलती है उसको 80 लाख रुपए मिल रहे हैं, और 2 महीने बाद हो सकता है 75 लाख मिले। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो, वो अपने आप को पूरा रिस्क पे छोड़े और बोले ठीक है 75 आता है, मैं झेल सकता हूँ, मेरी कॉस्टिंग में मैंने उसको ले सकता हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी हूँ। दूसरा ऑप्शन है इसको हेजिंग करें, क्योंकि रिस्क में दोनों गेन होते हैं। एक गेन होता है अगर ऊपर चला गया 80 के ऊपर तो उसको गेन होगा, बट नीचे जाने में रिस्क है। तो कोई भी कंपनी जब काम करती है वो रिस्क मैनेज करना चाहती है जिससे उसकी कंपनी बंद ना हो। मेन है कि कंपनी में काम करना है। अगर मान लीजिए 80 की जगह 70 हो गया किसी भी सिनेरियो की वजह से, और उसका प्रॉफिट मार्जिन ही 2% था, 3% था, तो उसके पास जो वो लोन दिया होगा उसका इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं होगा,
सैलरी देने का पैसा नहीं होगा, अगले साल वो काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए वो रिस्क मैनेज करते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, जो 99% कंपनीज है वो हेजिंग करेंगे, कहेंगे अच्छा 2 महीने बाद आना है तो फ्यूचर में जाएंगे, यानी एक्सचेंज पर जाएंगे। अब करेंसी में वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास कोई एक्चुअल पोजीशन हो, इधर बैटिंग नॉट अलाउड एक्सचेंज में। एक जमाने में हुआ करती थी, इसको मना कर दिया। एक्सचेंज में वही ट्रेड करेगा करेंसी में, बाकी सब चीज़ों में अलाउड है। गवर्नमेंट चाहती नहीं है एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें हो, प्रॉपर हैजिंग हो। तो किसी ने हैजिंग कैसे करी, वो बोलेगा कि मुझे आज हेडेक तो है किस चीज़ का, इस प्राइस का नीचे जाने का। ये जो प्राइस है वो नीचे जाएगी तो मुझे हेडेक है, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाकर उसी हेडेक को हेज कर लूँगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके फ्यूचर सेल कर देगा। इसका मतलब क्या है, 80 के जितना नीचे जाएगा, फॉर एग्जांपल इसकी लॉट साइज है, एक लॉट है फॉर एग्जांपल $1000 की मार्केट में, तो इसको कितनी लॉट सेल करनी पड़ेंगी। अगर एक 1000 का है तो उसको अपनी 1 लाख कवर करने के लिए 100 लॉट सेल करनी पड़ेगी। इसको निकाला हमने नंबर ऑफ लॉट्स 100, तो उसने मार्केट में 100 लॉट सेल किया, फ्यूचर सेल किया। उस दिन फ्यूचर की प्राइस है 80.5। इसका मतलब क्या हुआ, 80.5 के जितना नीचे होगा 2 महीने बाद स्पॉट, क्योंकि ये तो अंडरलाइन है फ्यूचर, मैंने बताया था आपको गोल्ड, ऐसी ये भी अंडरलाइनिंग है एक्चुअल डॉलर के स्पॉट के। ये आज का प्राइस है स्पॉट का, ये 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आज की प्राइस है, ये 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आज की प्राइस है 80.5। मैंने आपको बताया डिफरेंस क्यों चलता है, नहीं अदर फैक्टर्स की वजह से चलता है, डिमांड सप्लाई या कॉस्ट ऑफ कैरी जिसको हम बोलते हैं, बहुत चीज़ें वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने सादा भाषा में समझाया था, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो अभी मैं उन पर नहीं जाता। तो इंसान क्या करेगा, अपने आप को हेज करने के लिए 80.5 में सेल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 2 महीने बाद इसका प्राइस हो गया 77, तो 80.5 से उसको मिलेंगे 3.5 रुपये। कितनी लॉट थी, 100, एक लॉट में $1000 थे। तो अगर एक लॉट का पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो एक लॉट का प्रॉफिट एंड लॉस क्या, एक लॉट में 1000 थे, तो कितना हो गया 3500। ऐसे ही उसने 100 लॉट किया, अब 3500। अब इसमें 100 लॉट्स का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल पीएनएल कितना होगा, 3.5 लाख रुपए इसने फ्यूचर से कमाए। यहाँ पे क्या लॉसेस होंगे, 80 रुपए की प्राइस थी, 2 महीने बाद वो हो गई 77, तभी तो ये फ्यूचर अंडरलाइन की प्राइस लेता है। यहाँ पे उसको 3 × 1 लाख डॉलर से 3 लाख का नुकसान हुआ माइनस। सो नेट पोजीशन उसको क्या आ गया, जिस दिन उसके पास $1 लाख आएंगे उस दिन उसको क्या मिलेगा, याद रखिएगा 2 महीने बाद उसके पास $1 लाख आए, 77 के रुपये में बेच दिए, तो ये हो गया 77 लाख। ये लॉस नहीं कहलाएगा, ये मैंने समझाने के लिए बोला था, ये 80 से कंपेयर करने के लिए। एक पोजीशन ये होगी क्योंकि लाख आए उसके पास डॉलर, उसने मार्केट में बेचे 77 प्लस उसने फ्यूचर में एक पोजीशन ली थी, इससे इसको मिले 3.5 लाख, टोटल हो गया 80/50। इस टोटल को अगर आप डिवाइड करेंगे तो अगेन वही फ्यूचर प्राइस आ गया जिस पे आपने इसको सेल किया था। तो इसका मतलब क्या होता है, वापस
जिस दिन आपने फ्यूचर बेचा था ना, उसी दिन डिसाइड हो गया था जिस भाव पे आपने फ्यूचर के प्राइस पे बेचा वही आपका भाव था, क्योंकि आपने $1,00,000 जो आपको 2 महीने बाद आने वाले थे, आपने उसके बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 2 महीने बाद, आज मैं कुछ डॉलर बेच रहा हूँ 2 महीने बाद की प्राइसिंग के लिए, उसका प्राइस मुझे आज पता है। फिर से बोलता हूँ, 2 महीने बाद में किसी को आपने जब एक कॉन्ट्रैक्ट केस को आपने ये बोला कि 2 महीने बाद मैं तुमको कुछ डॉलर दूंगा, उसकी प्राइस आज हम तय कर लेते हैं, तो वो थी 80.5। फिर से बोलता हूँ, 2 महीने बाद मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था जब आप इसको सेल करने जा रहे थे फ्यूचर, ये वाला 80.5 में, कि 80.5 में ये आपने सेल किया था, उस दिन का मतलब ये था कि 2 महीने बाद एक्चुअल में लेना देना नहीं होता है फ्यूचर में, बट पोजीशन का मतलब समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि 80 रुपए के नीचे 80.5 पे आपने उसको बोल दिया 2 महीने बाद मेरे लिए $1,00,000 ले जाना। वो हुआ कैसे? आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया था 80.5 के नीचे जितना भी जाएगा मैं दूंगा, 80 के ऊपर जितना भी जाएगा मैं लूंगा। इसका सिंपल मीनिंग ये था, 80.5 में आपने इसको सेल किया, जितना इसको नीचे जाएगा आपको पैसा मिलेगा, जितना ऊपर जाएगा आपको पैसा देना है। ऊपर के केस में आपको टेंशन थी नहीं। मान लीजिए ये 77 की जगह फॉर एग्जांपल ये 84 हो जाता, आपने 80.5 में इसको सेल किया, ये हो गया 84, ये हो गया 84 फॉर एग्जांपल। आपने 85 में सेल किया, ये हो गया था 84। यहाँ पे आपको लॉसेस होते 3.5, मोटा माटी 3.5 लाख, अगर मैं टोटल बोलूँ ये सारी मैं मैथ करके, ये आपको लॉस होता। बट जिस दिन ये $1,00,000 आते उस दिन आपको 84 लाख मिलते, और 84 लाख में से अगर वापस आप 3.5 लाख घटाते हो, वापस आपका रेट 80,50,000 हो जाता है, वापस आप उसी रेट पे आ जाते हो 80.5। मैं समझा रहा था, तो फ्यूचर का मतलब क्या? आपने अपना प्राइस लॉक कर लिया, सिंपल। इस सारे के पीछे एक सिंपल मैथ बोलो, आपने अपना प्राइस लॉक कर लिया 2 महीने बाद के लिए, इसको बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर समझ आ गया, बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि यही फ्यूचर हर जगह अप्लाई होगा। यही आपके इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में होगा, यही आपके इक्विटी डेरिवेटिव में होगा, बस वहाँ पे कोटेशंस बदल जाएंगी, सिनेरियोज बदल जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक ओवर द काउंटर वाला डेरिवेटिव बता रहा हूँ, OTC। अभी मैंने आपको फ्यूचर बताया, सेम फॉरवर्ड है, सेम कॉन्सेप्ट, बट यहाँ एक्चुअल लेन देन होता है। फॉर एग्जांपल मैं सिनेरियो देता है, 2 महीने बाद डॉलर आने वाला है, 2 महीने बाद जो डॉलर आएगा, फॉर एग्जांपल $1,00,000 आ रहा है, आपने बैंक को फ़ोन किया, यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर एक फाइनेंस का बंदा है कंपनी का, उसने बैंक को फ़ोन किया और चिंतित है, आज रेट 80 है, थोड़ा फास्ट चलूँगा, आज चिंतित है वो 2 महीने बाद रेट क्या होगा, और उसको सिर्फ इस बार फॉरवर्ड करते समय एक चीज़ याद रखिएगा, उसको इस बार सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं चाहिए, उसको जेन्युइन डॉलर सेल करने हैं, जेन्युइन उसको सेल करने हैं। और इस बार मैं एग्जांपल दूंगा आपको, किसी को फॉरवर्ड बाय करना है, फॉरवर्ड बाय। अब ये बंदा बैठा हुआ है, इसका HPCL का मैनेजर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मान लीजिए 80 चल रहा है, 2 महीने बाद इसका एक शिप आने वाला है, सिचुएशन शिप आने वाला है, इस शिप में $1,000,000 का ऑयल है। और होता क्या है, जब शिप आता है ना, तो इन लोगों को प्री पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं सिनेरियो ले रहा हूँ, 31 दिसंबर को शिप आने वाला है, तो इनको पेमेंट करनी रहेगी टू कंपनी 25/12 तक, एग्जांपल लेते हैं, आज है फॉर एग्जांपल 25/10, या इसको और अच्छा करने के लिए कर देते हैं
इसको 1 नवंबर कर देते हैं, 2 महीने से कम करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको फ्यूचर में। 1 अक्टूबर का सीन रखते हैं। अब HPCL वाले ने फ़ोन किया बैंक को, कॉल किया और बोला मेरे को 25 दिसंबर के दिन का भाव दो, और भाव मत दो, साथ में मेरे को डॉलर भी देना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को 25/12 में अपने बैंक अकाउंट में $1,00,000 चाहिए। उस दिन का रेट हम आज तय कर लेंगे, उस दिन आप मुझे उसी रेट में दोगे। तो क्या बोलेगा HPCL वाला बैंक को फोन कर, बैंक मुझे डॉलर चाहिए 1,00,000, इस डेट को चाहिए। बैंक का बंदा यहाँ जो बैठा होगा वो वहां से रेट मारेगा, मान लो पहले उसने रेट दिया, अभी मान लो वो कहेगा 80 चल रहा है, उसको समझ में आ रहा है इसको डॉलर चाहिए, तो हो सकता है स्टार्ट ही वो करे डिस्काउंट में 79.5। ये बंदा होशियार है, इसने ये फ्यूचर प्राइस देख रहा है, कह रहा 2 महीने का फ्यूचर तो 80.5 चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, भाई इतना नहीं चलेगा। तो इसको उठा उठा के, क्योंकि वहाँ एक्चुअल डॉलर नहीं मिल रहा था, तो ये होशियार है, कहेगा वहीं से ले लो। वो कहेगा साहब मेरे को सिर्फ M2M नहीं हो सकता, उस दिन मार्केट में डॉलर ना हुए तो, ना हुए इंडिया में आप लोग बोलोगे ना हुए, कभी एक जमाने में फॉरेन रिजर्व था नहीं, उस जमाने की बातें होती थी, ना हुए तो आज की डेट में जो ऑयल कंपनीज हैं वो एक चीज़ें क्राइटेरिया में लेती हैं, क्योंकि उनको ऑयल के पहले पैसे देना, उनका शिप नहीं रुक सकता। एक दिन का शिप के चार्जेस होते हैं $10,00,000 खड़े रहने के, इतने महंगे शिप्स होते हैं, खड़ा रह ही नहीं सकता। डिले पेमेंट चार्जेस वो कंपनी को देखने हैं, गवर्नमेंट को देखना, शिप तो खड़ा नहीं होगा। तो इतना, तो क्या उसको पहले 25 के पहले पैसा नहीं मिला तो बाहरी दिक्कत है, तो 31 तो 25 तक पैसा चाहिए। तो ये बंदा आज ही कहेगा तुम कमिटमेंट मांग रहे हो डॉलर का, सिर्फ पैसे का नहीं। इंडियन करेंसी में पैसा तो दे दूंगा, डिफरेंस था जो फ्यूचर में मिलना था, बट उस फ्यूचर से डॉलर थोड़ी ना मिलना था, डॉलर तो एक्चुअल में चाहिए मेरे को अपने अकाउंट में, डॉलर अकाउंट में, जैसे रुपया दिखता है ना 1,00,000 रुपया, वैसे 1,00,000 डॉलर। अब तो ये कहेगा वहां पे 80.5 है, चलो इसको लॉक कर देते हैं 80.4 पे, ये भी बोल देगा ओके। इसने सामने से कुछ लॉस लिया, तो मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था, मेरे दिमाग में दूसरा सिनेरियो चल रहा था, अभी हम बाइंग के सिनेरियो पे, मेरा सेलिंग का ही चल रहा था, फ्यूचर में क्या था। तो बैंक को जब कॉल किया था ना डॉलर के लिए, ये 2 महीने का चाहिए, तो इसने प्राइस 81 बताया था, महंगा ही बताएगा जो फ्यूचर में चल रहा है, भाई 81 में ले लेना मेरे से। ये होशियार बंदा था, इसने कहा फ्यूचर में 80.5 चल रहा है, कह रहा है एक्चुअल डॉलर चाहिए आपको, सिर्फ आपको M2M करना था फ्यूचर में ही कर लेते, मेरे को फोन ही नहीं करते आप। तो इसने प्राइस दिया, फिर दोनों का सेटलमेंट हुआ 80.7 पे। तो जो इसको 80.5 में मिल सकता था वो 80.7 में लिया इसने, और थोड़ा प्रीमियम दिया क्योंकि उस दिन उसको डॉलर चाहिए था। दूसरी चीज़ यहाँ पे उसने, मान लीजिए फ्यूचर चलता है 31 12, फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड याद रखिएगा, आता है मॉक में, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि इसकी एक डेट होगी फ्यूचर की, उसी डेट में ट्रेड होगा, इसका एक सेट लॉट साइज होगा जो मैंने आपको बताया था 1000, उसके नीचे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्सप्रेशन लगाते हैं $1,02,000 का बिल था इसका, ये फ्यूचर कवर नहीं कर पाएगा, प्योर हैजिंग लाख तक कर लेगा, अलाउड है वो। इंडिया में अगर सबको लगता है हमको डॉलर मिल जाएंगे उसी दिन मिल जाएंगे, तो वो ये इधर चला जाएगा, चीपर है। वो उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ डॉलर नहीं मिलता, बहुत कंट्रीज हैं जहाँ डॉलर नहीं मिलता। आप जाओ जिम्बाब्वे में डॉलर नहीं मिलता, बट वहाँ पे भी क्रूड ऑयल आता है, तो वहाँ पे वो बैंक्स के साथ फॉरवर्ड ही कर पाएंगे। तो बहुत कंट्रीज हैं जहाँ ये इशू होता है। तो 80.7 में मान लीजिए उन्होंने लॉक किया, और ये लॉक क्या होगा उसी दिन पे 25/12 वाला, ना कि कोई स्टैंडर्ड, यानी 1 to 1 बात होती है। 1 to 1 1,02,000 का डॉलर हो गया, उसकी प्राइस आज से हो गई। अब 25 दिसंबर को जाके ये बंदा 80.7 मल्टीप्लाई बाई 1,02,000 रुपये बैंक को देगा, ये बंदा बैंक को देगा, बैंक यहाँ से उठा के 25/12 को $1,02,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यानी 2 महीने बाद की प्राइसिंग आज ही लॉक कर ली। इसमें दो चीज़ें अलग हैं जो फ्यूचर से स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं होंगी, फ़ोन पे बात करेंगे, जिस दिन का चाहिए होगा उस दिन का लेंगे, जैसे चाहिए होगा वैसे लेंगे, 1 to 1 नेगोशिएशन होगी, दो लोग मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, बैंक का एक RM अधिकारी, एक फाइनेंस CFO बात करेगा, ये कंप्लीट करेंगे। ये पूरा सिनेरियो हो गया। इस सिनेरियो में आपने एक चीज़ देखी होगी, बैंक ना ट्रस्ट करता है अपने कस्टमर पे, कोई मार्जिन वगैरह नहीं रखता है, बड़े कस्टमर होते हैं, जेन्युइन बता रहा हूँ।
मार्केट में मार्जिन बहुत बड़ी पोजीशंस पे लिया जाता है। मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, उस पर बैंक लिमिट बना देते हैं, जैसे ओडी बना देता है ना बैंक। कभी कभार आप लोग बोलोगे अरे ये बिना मार्जिन ये कैसे काम कर देता है, रिलेशनशिप में काम होता है। बैंक करता है ना, बिना सिक्योरिटी के लोन देता है ना आपको। क्यों देता है? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देख के। यहाँ पे भी उसी क्रेडिट नेट वर्दीनेस को देख के एक लिमिट बना देते हैं, इतने तक का डॉलर खरीदोगे फॉरवर्ड करोगे, कोई मार्जिन मत देना। फ्यूचर में मार्जिन लगता था, बट यहाँ मार्जिन नहीं लगता। तो यहाँ पे एक रिस्क आ गया, काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड में होता है, मैं आपको बता रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं था बीच में जो वॉच कर रहा था। तो इसको इस बात का डर है प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, इसने बैंक ने बहुत ज़्यादा पोजीशन ले ली, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फॉरवर्ड की, हो सकता मत नहीं कर पाए, डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि बीच में कोई गारंटर नहीं है। बैंक की गारंटी हिंदुस्तान में 5 लाख है, दुनिया में कितने बैंक होंगे जिनकी गारंटी कितनी कम होगी। ऐसे ही इसको डर कम है, इसका डर ज़्यादा है कि मैंने इसको फॉरवर्ड की पोजीशन दी थी। जैसे लोन डिफॉल्ट होते हैं वैसे ये भी डिफॉल्ट हो सकता है, अगर कोई पार्टी लिक्विडेशन में चली गई। अब उसको अपनी गुडविल की कोई परवाह नहीं रही। लोन में भी तो होता है डिफॉल्ट, वो तो प्योर लोन में डिफॉल्ट होता है, ऐसे ही इसमें डिफॉल्ट होता है। इसीलिए इसमें होता है काउंटर पार्टी, यानी काउंटर के उस तरफ की पार्टी, यानी ओवर द काउंटर में होता है काउंटर रिस्क। सिंपल। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस बहुत छोटा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूरा केस स्टडी से समझाया। हम लोग एक और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की तरफ आते हैं, ऑप्शन। अगेन एक सिचुएशन रखा, एक एक्सपोर्टर है, उसके पास 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, $1 लाख आने वाले हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होंगे? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हमेशा होंगे, क्योंकि आप जब स्टैंडर्डाइज नहीं रखोगे तो लोग किस पे आके बाइक सेलिंग करेंगे? 1 to 1 तो है नहीं, बीच में एक्सचेंज है, किसी को पता ही नहीं हो किसको क्या बेच रहा है, तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ स्टैंडर्डाइज होगी, डेट और लॉट, प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। तो जैसे ही हम आते हैं इधर, एक्सपोर्टर एक सिचुएशन रखते हैं, एक्सपोर्टर है, 1 लाख उसको आने वाले हैं। उसके पास अभी एक ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था, आज की प्राइस है फॉर एग्जांपल स्पॉट प्राइस अगेन 80, तो स्पॉट चल रहा है मान लीजिए 80 क्या चल रहा है रुपी पर डॉलर। ये बेस करेंसी थी, कोटेड करेंसी थी, पुराना भी थोड़ा रिवीजन करा दिया। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्टर को डर क्या लगता है, प्राइसेस नीचे ना चले जाए, 79 ना हो जाए, 78 ना हो जाए, 77 ना हो जाए, 76 ना हो जाए, 75 ना हो जाए। तो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, वो इसको सेल कर देगा मार्केट में आके। अब वो कहता है कि ठीक है, मुझको लगता है कि डॉलर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, मैं रिस्क ले लेता हूँ। उसको लग रहा है, उसके फाइनेंस मैनेजर को कंपनी के, कि डॉलर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, बट जो मैंने बताया ना, वो रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसकी कंपनी के मार्जिन बहुत कम है। रिस्क लेगा नीचे जाने का तो मर जाएगा बंदा। तो इस सिनेरियो में वो क्या करेगा, मार्केट में जाके एक कॉल नाम का ऑप्शन होता है, उसको बाय कर लेगा। मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस को समझना ऑप्शन की तरह। तो इसका एक प्रीमियम देते हैं, इधर भी एक प्रीमियम दे रहे हैं, तो इसको ऐसे देखिएगा। इसको फाइनेंस मैनेजर ने बोला 2 महीने बाद का 80 जितना ऊपर जाए मुझे दे देना, मैं एक इंश्योरेंस ले रहा हूँ नीचे जाने का, कितना भी नीचे जाएगा उसको डर नीचे जाने का है। डर किस चीज़ का है? नीचे जाने का। तो कहता है मैं इसका एक बाजार में इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ कि ये प्राइस जितना भी नीचे जाए 80 के, उतना पैसा मुझे बाजार से ना भरना पड़े, उतना पैसा मुझको बाजार में ना भरना पड़े। बेसिकली जब हमको लॉसेज होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमको सेट ऑफ कर देती है, उसके बदले में प्रीमियम देते हैं। गेन का तो कोई पैसा का हिसाब नहीं होता ना इंश्योरेंस कंपनी में। फॉर एग्जांपल आपने एक घर लिया, घर गिरने का इंश्योरेंस हुआ, घर अगर 1 का 10 हो गया तो वो हमारे लिए हुआ, 1 का मान लो अर्थक्वेक की वजह से गिर गया तो कंपनी उसका पैसा देगी। सेम इज हियर। जैसे ही दिमाग में आ गया, ऑप्शन क्लिक किया, हो गया आपका ऑप्शन। इंश्योरेंस को मैंने आपके लिए एग्जाम्पल की तरह रखा, डिट्टो समझ में आएगा।
तो उस इंश्योरेंस का नाम है कॉल। नीचे जाने से बचने का इंश्योरेंस का नाम है कॉल। अब मैंने क्या किया, 80 में कॉल ले ली और इसका एक प्रीमियम आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने प्रीमियम भरा 2 महीने का 1 रुपये। इसका मैंने प्रीमियम भरा 1 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 रुपये तो दे दी प्रीमियम। अब मेरे से कोई पूछे 80 का 85 हो गया तो पूरा 5 रुपीज मेरे मिलेगा। 1 रुपये चूंकि मैं कंपनी को दे चुका था वो मैं अपना माइनस कर लूंगा, मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर 75 प्राइस हुआ तो मुझको क्या नुकसान होगा, सिर्फ 1 रुपये का। इंश्योरेंस था ना। फाइनेंस मैनेजर ने दिमाग लगाया कि अगर मुझे लगता है इस समय तो मैं क्यों फ्यूचर लूं। फ्यूचर में मैं सेल करूंगा, अपनी पोजीशन खत्म कर दूंगा। मुझे तो लगता है 85 होगा, लेकिन नीचे जाने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। 1 रुपये की कॉस्टिंग तो मेरी कंपनी झेल सकती है। इतना रिस्क जेब से दे रहा है। अगर मार्केट यहीं के यहीं बंद भी हो गया 2 महीने बाद तो भी इसका 1 रुपये तो चला गया। जो उसको 1,80,00,000 आने वाले थे 79 ही आएंगे, क्योंकि 2 महीने बाद प्राइसेस 80 होंगे। 1 लाख का 80 लाख माइनस 1 रुपये दे चुका था तो 79 लाख। अब दूसरे प्रीमियम की बात करते हैं। ये तो उसने खरीदा, तो जब उसने ये कॉल खरीदा है, मार्केट में हमेशा 2 पोजीशन बनती है एक्सचेंज में, कोई बाय करेगा तभी तो कोई सेल करेगा। जब तक दोनों ही मैच नहीं होंगे, एक ट्रेड नहीं होगा, आप लगाए रहो बाय, जब तक कोई सेलर नहीं होगा पूरा काम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे किसी ने ये प्रीमियम अपना वेव ऑफ भी किया था। उसने क्या किया था, जो हमारे सामने इंश्योरेंस कंपनी बैठती है ना, वैसे ही हो सकता है किसी ने ये बोला आपसे कि जिसने ये सामने वाले ने, ये मैं काउंटर बोल रहा हूँ, काउंटर पार्टी ने क्या सोचा, काउंटर पार्टी ने सोचा इसका प्राइस तो 80 के आसपास ही चलेगा या हो सकता है 79.5। उसने कभी ये सोचा ही नहीं जोर से नीचे गिरेगा, क्योंकि जोर से नीचे गिरने का वो सोचता तो फ्यूचर सेल कर लेता। उसने क्या बोला, इस पार्टी ने, मेरे को 1 रुपये दे दो, रिस्क मैंने लिया, नीचे जाने का मुझे नहीं मिल जाएगा। क्या बोला उसने, नीचे जाने का मुझे मत देना, ऊपर जाने का मैं दूंगा। तो इस पार्टी ने क्या सोचा, ये प्राइसेस इसके आसपास ही रहेंगे। अगर 80 के आसपास रहेगा, फॉर 80.1 फॉर एग्जाम्पल, तो अभी इसको 90 पैसे मिल जाएंगे। 1 रुपये उसने आज ले लिए, 10 पैसे उसे बाद में देने पड़े। ये पार्टी ने सोचा मार्केट वोलेटाइल नहीं रहेगा। इस पार्टी ने सोचा बाजार के नीचे जाने के चांसेस तो पता नहीं, ऊपर जाने के चांसेस बहुत है और नीचे जाने का रिस्क मैं झेल नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूँ, दोनों लोग क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका ऑपोजिट प्रीमियम बता रहा हूँ क्या होगा। मान लीजिए अभी कोई इंपोर्टर है, यही ऑयल वाला लास्ट एग्जाम्पल में, इसको 1 लाख डॉलर देने हैं, उसको लगता है मार्केट से मिल जाएंगे तो फॉरवर्ड नहीं कर रहा है वो। बट अब उसका मन क्या कर रहा है कि आज वो 80 चल रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद उसको लगता है इसके प्राइस 75 हो। ये पूरा सिनेरियो आप भूल जाना, आप जिस साइड चल रहा था प्राइसेस याद रखेंगे 80 थे। अब उसको क्या लगता है कि आज जो प्राइस 80 है, टुडे प्राइस, वो 2 महीने बाद हो सकता है 75 हो जाए। मार्केट में से 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पेसिमिस्टिक मार्केट को लोग, बुल एंड बियर। तभी तो ट्रेडिंग हो रही। स्टॉक बेचने वाला ये कभी नहीं सोचता है वो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक खरीदने वाला कभी नहीं सोचता है गिरेगा। तब जाके ट्रेड पूरा होता है और उन्हीं की लड़ाई है, उन्हीं में से एक जीतता है। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन जीतता है एट लास्ट। तो यहाँ चलते हैं, इम्पोर्टर 1 लाख बोलता है 75 पे आ जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। बट इसको डर किस बात का है, 80 की चीज अगर 85 हो गई ना तो मेरे मार्जिन बहुत हिट हो जाएंगे। तब इसको एक इंश्योरेंस चाहिए कि कितना भी ऊपर जाए मैं पैसे नहीं दूंगा, कितना भी नीचे आए मुझे पूरा गेन मिले। उस इंश्योरेंस को बोला जाता है पुट, ऑप्शन मार्केट में। अब ये पुट को भी बाय ही करेगा, बायर ही होगा दोनों केस में, क्योंकि वो प्रीमियम भर रहा है। ऑप्शन लेना है तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन बाय कर रहा है, यानी अधिकार, राइट। और इस राइट के बदले एक प्रीमियम देने के लिए तैयार है जो इंश्योरेंस में देता है। अब 80 पे इसने भी 1 रुपये दे दिए, क्या सोच के कि इसके फाइनेंस मैनेजर ने क्या सोचा कि अगर ये 75 आ जाएगा तो 5 रुपये मिल जाएंगे और 85 चला जाएगा तो एक ही जाएंगे। अगेन
इसका जो वेवर, जो बंदा यहाँ पे अपना राइट वेव कर रहा है, यानी इसको बोलते हैं सेलर, राइट का सेलर, रेट का सेलर नहीं, क्योंकि सेलर से क्या आता है, हमने शॉर्ट कर दी कोई चीज। यहाँ अपना ऑप्शन सेल किया है, रेट से सेल नहीं किया, फ्यूचर में करते हैं रेट से सेल। तो यहाँ उसने क्या सेल किया, उसने कहा ये 1 रुपये मेरे लिए दे दो, और जैसे ही आप मुझे 1 रुपये देते हो, मैं आपको एक वादा कर देता हूँ कि 80 के नीचे जितना भी जाएगा मैं आपको पैसे भरूंगा, 80 के ऊपर कितना भी जाएगा आपसे 1 ही रुपये लूंगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। अब मैंने इसको बहुत आराम से कवर किया, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे मॉक से। लगभग करेंसी डेरिवेटिव में एक सब बचा है जिसकी रेलिवेंस यहाँ ना आके इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में आएगी, इसको हम वहाँ कवर करेंगे, क्योंकि स्वैप का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में है, अच्छे से समझ आता है। क्योंकि कि जिस चीज़ का यूज़ जहाँ होता है, जैसे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कभी स्टॉक में यूज़ नहीं होता, बताया सबके लिए जाता है, वो करेंसी पे यूज़ होता है, क्योंकि करेंसी हार्ड चाहिए, वो भी कौन सी, डॉलर वाली। बाकी सब जगह मनी से काम हो जाता है, बट कहीं जैसे हिंदुस्तान में घर लेना है तो रुपया ही चाहिए ना, डॉलर से नहीं आएगा। वैसे ही किसी भी दुनिया में इंपोर्ट करना है तो डॉलर से ही होगा ना, इसीलिए वहाँ फॉरवर्ड की कीमत है, फ़ोन करो डॉलर बुक करो, ना कि रेट, एम टू एम, लॉसेस प्रॉफिट, ये नहीं, फ्यूचर से बाकी चीज़ें कर लेते हैं। फिजिकल सेटलमेंट हम उन सब चीज़ों पर जाएंगे अगली क्लास में। तो अभी हमने इसको कवर अप कर लिया है, पूरा ओवर द काउंटर कवर हो गया। ओवर द काउंटर में फॉरवर्ड एक बड़ा पकड़ा, स्वैप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में कवर हो जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में 2 चीज़ें पकड़ी हमने, ऑप्शन, ऑप्शन में भी 2 लोग होते हैं, एक ऑप्शन देने वाला, एक लेने वाला। उसमें भी ऑप्शन देने वाला लेने वाले में भी दोनों ही लोग अलग हैं, एक किसी दूसरी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहा है, बेसिकली ऑप्शन ले रहा है एक दूसरी चीज़ का, कॉल पुट। तो ये मैंने 2 लोग कवर किए, कॉल पुट। अब ये सब ना वन टाइम में नहीं आता है, इसकी रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मेरा अगला जो पोर्शन होगा वो करेंसी डेरिवेटिव में बेस हमने क्रिएट कर लिया, अब डायरेक्ट प्रैक्टिस पे होगा। और जहाँ हमने 1-2 घंटे प्रैक्टिस करी, और फिर मैं आपको अपने मॉक्स पे ले जाऊँगा। ऑब्वियसली वो मॉक्स पेड हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी रिसर्च करके उन मॉक्स को बनाया है, और जो टारगेटेड एग्ज़ाम बेस्ड हैं, जहाँ आपको अलग से ये रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मॉक किया रिवीजन हो गया। उसका लिंक मैं नीचे कैप्शन में शेयर कर दिया करूँगा। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी तो ईजी हो जाएगा ये एग्ज़ाम को क्लियर करने में। थैंक यू।